नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कल से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा सत्र की, जिसमें हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए आज प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक भी हुई है, जिसमें सत्र को लेकर भी रणनीति निर्धारित की गई। विधानसभा के सत्र के दौरान गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम बदलने और उन्हें बंद करने को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हावी हो सकता है। वहीं विधानसभा के सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि भजनलाल सरकार के गठन के करीब 34 दिन बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और कल से होने जा रही विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर भी मंथन हुआ है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल भजनलाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार के बीते 6 महीने में राजस्थान में जो भी फैसले लिए गए थे उनकी जांच होगी और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन होगा, जो 3 महीने के अंदर सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि गहलोत सरकार ने आखिरी के 6 महीने में नए जिलों का ऐलान, फ्री मोबाइल और महंगाई राहत कैंप जैसे कई फैसले लिए थे। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष ने सदन में गिनाने के लिए अपनी उपलब्धियों का खाका तैयार कर लिया है, जिसमें विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दे सके। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि राज्य सरकार के पास सदन में गिनाने के लिए क्या उपलब्धियां हैं, विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, क्या योजनाओं के नाम बदलने को लेकर विपक्ष सरकार को निशाना बनाएगा। इन सब के अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी बड़ी बहस केंद्रित होगी और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण कुमार जानू बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रतीक जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है, आप लोगों की तरफ से आज बैठक भी की गई है, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लगातार सरकार को घेरते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अशोक गहलोत की सरकार में योजनाएं चल रही थी और उनका नाम बदलने का प्रयास हुआ है, कुछ योजना को बंद करने का काम किया गया है, लेकिन लगातार बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो पहली चीज तो वो लोकसभा को लेकर के हुई थी, वो कोई विधानसभा के लेकर के नहीं हुई थी। लोग विधानसभा को लेकर के उसमें चर्चाएं जरूर हुई हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सरकार बनी भजन लाल जी की जब सरकार बनी तो बहुत सारे वादे करके बीजेपी राज में आई थी। इन्होंने एक प्रमुखता से मुद्दा उठाया था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं, और जब से पर्ची सरकार बनी है राजस्थान में, आप देखिए हर दिन अखबार भरे रहते हैं कि हर दिन बलात्कार हो रहा है। 7 साल की बच्ची से बलात्कार हो गया, 9 साल की बच्ची से बलात्कार हो गया, चलती बस के अंदर बलात्कार हो गया, और 300-400% महिलाओं से दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। तो वो जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू कब करेंगे ये? और जितने भी डिसीजन है, आप देखिए आज कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कुछ डिसीजन होने थे, तो उससे पहले मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए और दिल्ली में पूछ के आए कि साहब करना क्या क्या है, और लिख करके लेके आए पर्ची के अंदर, और वही पर्ची यहां पर आकर के खोली, और उसके बाद में ही ये सारे जो 1-2 डिसीजन लिए, वो डिसीजन यहां पे ले लिए गए। अब हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारे सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद 22 तारीख को कोई अनाउंसमेंट होने वाला है कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो भी ये बंद करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी उस पर भी स्थिति स्पष्ट करें कि पुरानी पेंशन योजना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके अलावा इन्होंने जो प्रमुखता से जो मुद्दे उठाए थे उसका हल कब मिलेगा? यहां पे मोदी जी आकर के बोल के गए थे कि सरकार बनने के दूसरे दिन से ही हरियाणा और गुजरात से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। आज तकरीबन 33-34 दिन हो गए सरकार बने हुए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर कोई कमी नहीं हो रही है। ना केंद्र सरकार कोई कमी कर रही है, ना राज्य सरकार कोई कमी कर रही है। और जिसमें आप देखिए क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो चुका है, उसके बावजूद भी कमी नहीं आ पा रही है। तो यही सारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे, और ये मुद्दे लेकर के सड़क से लेकर के और सत्ता और विधानसभा तक ये मुद्दे हम उठाते रहेंगे। अब मुद्दे तो उठाए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आ गई है कि अशोक गहलोत सरकार के लास्ट के अगर हम 6 महीनों की बात करते हैं, अब सरकार उनकी जांच कराने जा रही है। जो भी योजना आप लोग लेके आए थे अंतिम समय में, जो भी कुछ किया है, चाहे फ्री मोबाइल दिए गए हो, बिजली को लेकर, या फिर जिले यहाँ पर बनाए गए हैं, सबकी जांच होगी। देखिए, अब जांच करा लीजिए, जांच कराने से तो मुझे लगता है हमें ना, तो हमें कोई आपत्ति है, ना किसी को कोई आपत्ति है, आपत्ति होनी नहीं चाहिए, और ना हमें कोई आपत्ति है।
मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जांच कराने के नाम पर सिर्फ लेकिन योजना बंद मत कर दीजिए। अगर आपको कोई गड़बड़ी मिले तो आपको वो कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो जनहितैषी नीतियां हम लेकर के आए, चाहे जिले बनाने की बात की गई हो, चाहे बिजली के बिल माफ करने की बात की गई हो, अभी कल परसों खबरों में ही आ रहा है कि कोयला ही 1-2 दिन का बचा है। तो बताइए, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, छत्तीसगढ़ में इन्हीं की सरकार है, राजस्थान में इन्हीं की सरकार है, फिर भी कोयला नहीं मिल रहा। तो मुझे ये लगता है कि जांच कराने के नाम पर जो पर्ची सरकार है वो ये सारी योजनाएं बंद ना कर दे, बस मेरी तो ये विनती है। ठीक है, जांच कराते कृष्ण कुमार जी लगातार बने हुए हैं, 5 साल की सारी चीजों की करा लीजिए। कृष्ण कुमार जी लगातार बने हुए हैं और तमाम चीजें उनके द्वारा सुनी भी गई हैं। कृष्ण जी, जिस तरीके से लगातार प्रतीक साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया योजनाओं में कुछ खामियां हो तो जांच करा लीजिए, लेकिन योजना आप लोग बंद मत कीजिए। और रही बात बीते 6 महीने की जो आप लोग जांच कराने की बात कह रहे हैं, कमेटी बना दी गई है, 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपनी है, जांच कराइए क्योंकि कुछ गड़बड़ है ही नहीं। गड़बड़ नहीं है तो डरने की कहां जरूरत है। अगर 6 महीने में जो रेवड़ी बांटने के फैसले हुए थे, उनकी सरकार को समीक्षा करने की जो अधिकार है, उस पर यह सेंसर क्यों लगाना चाहते हैं? किस बात की आशंका है? भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है उसमें इस बात को समाहित कर लेना चाहिए कि जो अंतिम 6 महीने में काम किया गया था उसमें लोक हित कम, जनता का हित कम, पार्टी के हित के लिए जो फैसले कांग्रेस सरकार ने लिए थे उनकी समीक्षा हो रही है और लोक कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं हो रही है। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए, हम इनकी लोक कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी कल्याण के लिए जो काम शुरू किए गए थे उसकी जरूर समीक्षा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल से अब सत्र की शुरुआत हो रही है, विपक्ष लगातार आपको घेरता हुआ नजर आएगा, कई ऐसे अहम मुद्दे जिनको लेकर आपको घेरने का प्रयास किया जाएगा। अभी कह रहे थे प्रतीक जी की जो भैया वादे हुए हैं उन वादों को तो पूरा कर लीजिए। आप लोग ने कहा था कि भैया पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, वो हुआ नहीं, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है लेकिन उसके बावजूद नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अगर हम पहले के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो देखिए कांग्रेस राज में भी ये चीज देखने को मिली थी और अब वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया चलो ये हम तो कम नहीं कर पाए लेकिन आप तो कम कीजिए। निश्चित रूप से ये जो 30 दिन का कालखंड है, इसमें कानून व्यवस्था की जो समीक्षा की जाएगी तो समझ में आएगा कि सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सिस्टम वो का वो है। सिस्टम बदलेगा, सुधार भी नजर आएगा। जिस बात पर प्रतीक जी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल सस्ता कब होगा, बजट का जो प्रावधान आप करके गए थे, जिस प्रकार की योजनाओं के लिए आप पैसे बांट कर गए थे, जिस प्रकार की रेवड़ियों की पिटारे खोल कर गए थे, आने दीजिए मार्च में बजट, वो भी कम होगा। और पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले जाने के लिए आप सपोर्ट करें ना, जीएसटी में जाएगा तो ऑटोमेटिक सस्ता होगा। ठीक है प्रतीक जी बोलिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण जी मेरे बगल में तो बैठे हैं लेकिन मेरी बातों को नहीं सुन पाए। मैंने अभी बोला था कि हमें कोई, आप 6 महीने नहीं, आप 5 साल की जांच करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जांच कराने पे अगर कोई योजना बंद करेंगे उस पर हमको आपत्ति। जांच कराइए, 5 साल की करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात, ये मोदी जी को पता नहीं था कि बजट आवंटन नहीं हुआ, वो क्योंकि आकर के यहां पर बोल गए कि सरकार बनने के अगले दिन से ही जो 97 रुपए लीटर पेट्रोल है वो मिलेगा, गुजरात और हरियाणा से सस्ता पेट्रोल मिलेगा। तो वो उनको क्या पता नहीं था? प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनको नहीं पता क्या कि कैसे काम होता है। तीसरी बात ये जीएसटी की कर रहे थे। सिर्फ 3 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, बाकी राज्यों में तो इन्हीं की सरकारें हैं या इनके सहयोगियों की सरकारें हैं। और जब हमारी राजस्थान में सरकार थी, हमने तो बार बार बोला कि जीएसटी में ले आइए, ये लेकर खुद नहीं आते हैं। 2014 के अंदर एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पे थी वो 9 रुपए थी और डीजल पे थी वो 3 रुपए थी। अब इन्होंने बढ़ा करके 28 रुपए कर दी केंद्र सरकार ने। तो देखिए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा ली है, उसके बाद में क्रूड ऑयल भी सस्ता हो गया, तब भी दाम कम नहीं कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए की लूट कर ली है इन्होंने पेट्रोल डीजल के नाम पे, वो कम नहीं कर रहे हैं। और फिर यहां पे कह रहे हैं बजट आवंटन होगा, बजट आवंटन होगा, पता नहीं कब होगा। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आज के अखबार खोल लीजिए, कल के अखबार खोल लीजिए, परसों के अखबार खोल लीजिए, ऐसा कभी का कोई अखबार नहीं होगा किसी भी दिन का कि जहां पे महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के 5-7 केस उसमें नहीं होंगे। महिलाओं पे अत्याचार राजस्थान में पिछले 1 महीने के अंदर 300-400% बढ़ गए, क्योंकि पर्ची सरकार को पता ही नहीं काम कैसे करना है। क्योंकि केंद्र से जब तक पर्ची नहीं आएगी तब तक काम ही नहीं होगा। वो पूछ करके आते हैं, पर्ची पे लिख करके लेके आते हैं और पर्ची पे जितना लिखा होता है उतना ही काम किया जाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना पर्ची पे स्वयं विवेक से काम करेंगे तो मुझे लगता है राजस्थान में अच्छी सरकार चलेगी। ठीक है कृष्ण जी बताइए। प्रतीक जी जो कह रहे हैं उससे एक बात पता चल रही है कि भाजपा की जनादेश की सरकार को ये पर्ची की सरकार बता रहे हैं, और कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष किसकी पर्ची पर बना उसे भूल रहे हैं। कुल मिलाकर मैं तो इनको इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता ने अगर आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी तो नकारा क्यों? बस सवाल तो बड़ा अगर यही है। जनता आपकी योजनाओं से सहमत थी तो आप सीमित क्यों हुए? इस सारे विषय पे मैं तो इनसे इतना आग्रह करूंगा कि आप मुद्दों पर विपक्ष के नाते सरकार को घेरिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घेरने के नाम पर अव्यवस्था पैदा करें वो तो सदन में पता चलेगा आप घेर भी पाएंगे कि नहीं घेर पाएंगे। अभी तो आपके 6 महीनों की समीक्षा होगी और आपके सदन के जो नेता हैं वो उस पर कोई एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे देखने वाला विषय होगा। प्रतीक जी अब देखिए ना, बड़ा सवाल तो यही आ गया ना, अगर आपने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि भैया आप योजना बंद मत कीजिए, अगर आप इतनी योजना चला रहे थे, जनता लाभान्वित हो रही थी, तो फिर आपकी सरकार गई क्यों? ये बड़ा सवाल है। प्रद्युमन जी, ये मैंने नहीं कहा कि हमारी योजनाएं अच्छी थी। ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे और चुनाव प्रचारों के समय जब बोल रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। अभी कृष्ण जी ने भी अपने वक्तव्य की जब शुरुआत करी थी तो यही बोला था कि कोई भी योजना बंद नहीं करे थे। इसका मतलब राजस्थान की जो पुरानी सरकार ने जो चलाई थी योजनाएं, वो सारी योजनाएं अच्छी थी। ये तो इसका नहीं, तो योजना ना बंद करने का ये भी तो होता है ना कि विपक्ष फिर लगातार ये कहेगा कि भैया आप लोग योजनाएं बंद कर रहे हैं हमारी, फिर उस पर ये पॉइंट भी तो आप लोग उठाएंगे ना। अब पट भी मेरा और सब कुछ मेरा, मतलब वाली चीज हो रही है। लोक कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी। अच्छा चलिए, ये लोक कल्याणकारी कोई भी योजना बंद नहीं होगी, तो दूसरी अलोक कल्याणकारी कौन सी योजना है बता दीजिए। चलिए ठीक है कृष्ण जी बता दीजिए, ऐसी कौन सी योजना है चलिए बता दीजिए। आप कैमरे के सामने कौन सी बंद करने जा रहे हैं जो लोक कल्याणकारी नहीं है, बता दीजिए, जनता को पता लग जाएगा कि ये योजना लोक कल्याणकारी नहीं थी। नहीं तो आपकी तो कोई योजना बंद नहीं की ना। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं और उसी के अनुरूप निर्णय करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रद्युमन जी, अभी इन्होंने बोला लोक कल्याणकारी जो होंगी तो सारी लोक कल्याणकारी हो गई ना। मैं तो पूछ रहा हूँ नाम बता सारी योजनाएं लोक कल्याणकारी नहीं है। सारी दूसरी योजनाएं लाई जाती हैं, कर रहे हैं ना, 6 महीने की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। जो अंतिम समय में आपने रेवड़ी बांटी थी उनकी हम समीक्षा कर रहे हैं। इनको खुद को भी नहीं पता है। नहीं प्रतीक जी, जो योजनाएं आती हैं वो तो सब जन कल्याणकारी योजनाएं होती है ना, जन के कल्याण के लिए लाई जाती हैं। अब बंद तो करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए पहले भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि बंद कोई नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे तो इसका मतलब हमने काम अच्छा किया है। और 2% वोट का मतलब ये नहीं होता कि हमने काम हमारी जनताओं के बीच में हम लोग नहीं कर गए। आप 2013 के अंदर देख लीजिए, 2018 के अंदर देख लीजिए और 2024 के अंदर देख लीजिए। जब 13 के अंदर सरकार बदली और 18 के अंदर सरकार बदली तो वो पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो अपना पुराना वोट शेयर रिटेन नहीं कर पाए। हमने हमारा पुराना वोट शेयर रिटेन किया और प्लस में 0.25 की बढ़त भी ली। ये जरूर है कि हमसे 2% वोट इनको मिले तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने हमारी योजनाओं को नकार दिया। 70 सीटें जीत करके आए और अगर चुनाव जीतना और हारना जनता द्वारा नकारना होता है तो 55-60 साल तक बीजेपी को भारत की जनता नकारती आई है। चाहे से इन्होंने जनसंघ रहा, चाहे जनता पार्टी रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही, और 2-2 सीटें आई हैं। कई बार तो इनके सारे कैंडिडेट हार गए, जमानतें जब्त हुई हैं। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर चुनाव हारने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जनता ने नकार दिया। ठीक है, अब लोकतंत्र की कांग्रेस की परिभाषा स्वीकार करनी पड़ेगी या जनता के आदेश को मानना पड़ेगा? प्रतीक जी, तो आप निश्चित रूप से बीजेपी 80 में बनी है और 80 में बनी है तो जनसंघ क्या था, जनता पार्टी क्या थी? आप ही की थी। अटल बिहारी वाजपेयी चला रहे हैं, जनसंघ बनाया था उन्हीं। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो लगाते हैं। जनसंघ के जमाने से आप अपनी पार्टियों को, अकेली बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपनी पार्टी को खत्म करके नई पार्टी बना लेती है। देखिए बड़े मजेदार की बात है, पहले जनसंघ था, उसको खत्म किया, फिर जनता पार्टी बना ली, फिर उसको खत्म कर दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी बना ली। अब आने वाले हो सकता है 10-20 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी भी खत्म होकर नई पार्टी बन जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर सकते हैं कि अपनी पार्टी को खत्म करके नई पार्टी बना। प्रद्युमन जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा,
हमने रिटेन कर गांधी जी लिया, ने आजादी हम के लोग बाद 70 कांग्रेस सीट को लेके भंग आ करने गए। की सिफारिश अब देखिए की। 36 में कांग्रेस आप ने लोग अपनी थे। पार्टी के चुनाव चिन्ह भी बदले और अपनी पार्टी के नाम भी बदले हैं। आज जो कांग्रेस चल रही है कभी वो नहीं कांग्रेस बदले। आई चल रही है। कभी नहीं, नहीं कांग्रेस आई नहीं चाहिए, कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है, कांग्रेस इंडियन के नेशनल ए कांग्रेस से ही लेकर है। जेड तक टुकड़े हुए हैं नहीं, और इस जो सारे हमें विषयों छोड़ को के गया वो गया। जनता सुन रही है। प्रतीक जी, ये तो बड़ा सवाल है प्रतीक जी। देखिए प्रतीक ना, जी, मैं तो अब आपसे आप एक लोग बात पूछना चाहूंगा इस आप लोग डिबेट विपक्ष में। पर आरोप जरूर, जो सत्ता पक्ष है उस पर जरूर आरोप लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ये हमेशा कहता है कि कांग्रेस में जो कमियां है, सबसे बड़ी कमी यही है कि जो धड़ बटे हुए हैं, जो इतने सारे ग्रुपिज्म हो गए हैं, अलग अलग ग्रुपिज्म जो हो गया। राजस्थान में आप देख लीजिए कितने ग्रुप बट चुके हैं। देखिए प्रद्युमन जी, हमारे ग्रुपबाजी की बात कर रहे हैं। आज मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की फोटो पे देखेंगे तो सारे नेता वहां पे अवेलेबल है। बताइए कौन सा नेता वहां नहीं थे? और जो अशोक गहलोत जी वहां मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारी अलायंस कमेटी की मीटिंग थी तो वो वहां थे। अब इनकी वसुंधरा राजे जी कहां है? वो तो किसी मीटिंग में दिख ही नहीं रही है। अभी परसों पिछले दिनों में लोकसभा की मीटिंग करी थी, वहां पे भी नहीं आई। उससे पहले उनके प्रोग्राम हुए, वहां भी नहीं आई। और वसुंधरा जी कोप भवन में जाकर के पैक हो गई हैं। तो वो आप देखिए, अब इनको पता लग जाएगा लोकसभा के चुनाव में कि वसुंधरा जी को नाराज करने का क्या मतलब है। बताइए, आपको दिखाई देंगे वसुंधरा जी कहीं पिछले 10-15 दिन में? आपको दिखाई दी हो तो बता दीजिए। कृष्ण कुमार जी बताइए। किसी भी पार्टी के प्रोग्राम में, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। ठीक है, कृष्ण वसुंधरा कुमार जी बता देंगे। बता दीजिए बहुत कृष्ण से कुमार जी। कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं, पूरे चुनाव प्रचार में शामिल होती रही हैं, बाद की सब बैठकों में शामिल होती रही हैं। मुख्यमंत्री का प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा है, उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने के बाद आशीर्वाद देने गई हैं। और वसुंधरा जी के पारिवारिक कारण हैं कि वो अब्सेंट हैं, और अभी सदन चलेगा तो आपको दिखाई देंगे। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? देखते जाइए, वसुंधरा जी और पूरी भाजपा आपके साथ नजर आएगी। अब देखिए ना कृष्ण कुमार जी, अब लगातार प्रतीक सिंह जी इस तरीके से आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, लग रहा है कि विपक्ष लगातार घेरता हुआ नजर आएगा कल आप लोगों को। आप लोग तैयारी पूरी करके जा रहे हैं ना, क्या क्या उपलब्धि गिनाएंगे ये तो बता दीजिए। 34 दिन लगभग हो चुके सरकार बने हुए। देखिए, कांग्रेस का जो अनुभव है वो जनता जानती है, और हमने जो नया प्रयोग किया है उसका प्रयोग कल से सदन में जनता और आप हम सब देखेंगे। निश्चित रूप से बदलाव सार्थक परिणाम लाएगा। कांग्रेस तो लकीर की फकीर बन चुकी है, इसलिए 428 से घटकर 44, 45, 49 पर आ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी 2 से बढ़कर 303 अकेले दम पर आई है, और अगले चुनाव में अब की बार से भी पार जाने वाली है। लेकिन कृष्ण कुमार जी, लगातार प्रतीक जी यही कह रहे हैं कि मोदी जी आए, तमाम गारंटियां यहां पर दी, गारंटी अब कब पूरी होंगी ये समय बताएगा। संशय क्यों कर रहे हैं वो गारंटियों पर? देखो प्रद्युमन जी, संशय करना स्वभाव है व्यक्ति का, लेकिन बच्चा बालिग 18 साल में होता है। आप हमें 180 दिन दीजिए, हम 180 दिन में आपके सारे संशय समाप्त करेंगे और सरकार तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ते हुए राजस्थान को दिखाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रतीक जी, पॉइंट बड़ा अच्छा बताया उन्होंने कि बच्चा 18 साल की उम्र में बालिग होता है, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रद्युमन जी, जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तब तो ये बोला जा रहा था कि अगले दिन से ये काम हो जाएगा। आपने भी तो 10 दिन में कर्जा माफी की बात कही थी, 5 साल नहीं कर देखिए पाए। प्रतीक जी, अब पुरानी बातों को लेके आएंगे तो आप लोगों की तरफ से तमाम दावे वादे हुए थे ना, ऐसी बात थोड़ी ना है। अरे वादे हमारे जो वादे हुए थे उसकी भी बात कर लूंगा मैं। हम किसी भी वादों से भागते नहीं और किसी भी बातों से भागते नहीं। हाँ। अब मोदी जी की गारंटी पे क्यों संशय होता है वो मैं गिनाता हूं अब आपको। ठीक है। 2014 के अंदर वादा हुआ था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। मिला क्या? वादा हुआ था 200 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 1150 रुपए का सिलेंडर कर दिया था। वादा हुआ था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, पता लगा संसद में जवाब दिया है 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था और 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। वादा हुआ था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही है मेरे को, तो बायनाकुलर्स लेकर के घूम रहा हूं मैं। बात हुई थी गंगा जी को साफ करने का, कुछ भी नहीं हुआ। बात हुई थी 2022 तक किसान की आय दुगनी करने की, 27 रुपए प्रतिदिन आय रह गई है। बात हुई थी काला धन वापस लाने की और एसआईटी भी बना दी थी 2014 में। आज 2024 हो गया, काले धन में से 1 रुपया नहीं आया। वो एसआईटी पता नहीं कौन से चूहे के बिल में घुस गई है, ये नहीं दिखाई दे रही। तो इसलिए हमको इनकी गारंटियों पे संशय होता है। यहां तो ये 180 दिन मांग रहे, वहां तो 10 साल हो गए ना। इन 10 सालों में क्या हुआ? पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार, गैस का सिलेंडर 1100 के पार। अरे जब आप लोग थे जब भी तो पेट्रोल डीजल के दाम कितने थे ये तो देखिए ना। गंगा साफ हुई नहीं।
हाँ मैं बताता हूं, अब उस पर भी आऊंगा, उस प्रद्युमन उस जी। पर भी आऊंगा। जब $147 प्रति बैरल पे जब कच्चा तेल था, तो भारत के अंदर 68 रुपए का पेट्रोल था और 57 रुपए का डीजल था, और एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 3 रुपए डीजल पे थी और 9 रुपए पेट्रोल पे थी। अब इनके समय की बात कर लें, अभी की $80 प्रति बैरल, लगभग आधा है कच्चे पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम। उसके बाद भी पेट्रोल 100 के पार, उसके बाद भी डीजल 90 के पार, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पिछले 10 साल के अंदर, और रोज अखबारों में आ रहा है कि 20 रुपए लीटर तक पेट्रोल केंद्र सरकार सस्ता कर सकती है, लेकिन सस्ता नहीं कर रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की लूट कर ली तेल कंपनियों ने और सरकार ने, उसके बाद भी सस्ता करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए इनकी गारंटियों पे संशय होता है हमको। अच्छा प्रतीक जी, एक चीज मैं भी आपसे एक चीज और प्रद्युमन समझना जी, चाहूंगा। संशय करना नहीं कांग्रेस का नहीं स्वभाव कृष्ण हो कुमार जी, गया। आ रहा हूं आपके पास, आपकी बात भी एक बार ले लूंगा, लेकिन एक चीज मैं खुद आपसे समझना चाह रहा हूं। आपने इतने लंबे समय का चीजें गिना दी, 2014 से अब 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, हाल ही में नया साल गुजरा है अभी। इतनी चीजें आपने गिनाई कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, सिलेंडर महंगा हो चुका है, रोजगार मिल नहीं रहा है, काला धन वापस आ नहीं रहा है, एसआईटी गठित हो चुकी है, उसका कुछ हुआ नहीं है। अगर इतनी सारी चीजें हुई हैं तो इन 10 साल के जो आंकड़े में अगर आप जाते हैं तो उसमें बीजेपी सरकार इतने राज्यों में आई भी तो है। अगर इतनी ही दिक्कतें चल रही हैं तो जनता फिर वोट क्यों दे रही है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। चलिए प्रद्युमन जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको पूछ लेता हूं कि 2019 के अंदर जो आम चुनाव हुए थे उसके अंदर बीजेपी को मिले 37-38% वोट, और बाकी के जो 60-62% जो वोट थे वो बीजेपी के खिलाफ पड़े थे। ये तो मानेंगे, ये वास्तविकता है कि नहीं है? या मेजॉरिटी में उस वोटों के साथ मेजॉरिटी में आपने सीटें ला दी होगी, लेकिन 62% जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। ये बात तो सही है। और फिर मैं आपको बताऊंगा, चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता कि मुद्दे गौण हो जाते हैं, मुद्दे हमेशा बने रहते हैं। 2018 के अंदर भी राजस्थान में आकर के मोदी जी ने बोला था कि वसुंधरा जी ने एक डीपीआर बनाई है, वो डीपीआर बहुत अच्छी है, उसमें 13 जिलों के अंदर सिंचाई का पानी मिलेगा, 13 जिलों के अंदर पीने का पानी मिलेगा। क्या हुआ उस डीपीआर का? अब उसको बदल करके ईआरसीपी का स्वरूप बदल करके 75% डिपेंडेबिलिटी कर रहे हैं, उससे सिंचाई का पानी मिलेगा ही नहीं, सिर्फ पीने का पानी मिलेगा। एक तरफ आप किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसको पानी नहीं देना चाहते, तो फिर किसान की आय दुगनी कैसे होगी? कृष्ण कुमार जी बताइए। और नीचे आ जाएगी। और तथ्य ये देखिए, कुल मिलाकर के जो मुद्दे गिना रहे हैं, राजस्थान में इनके शासन के जमाने में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो ऑयल बॉन्ड जारी किया गया था उसका भुगतान कौन कर रहा है? दूसरा मुद्दा है कि राजस्थान में 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। देश में कितने एम्स होते थे, आज कितने एम्स काम कर रहे हैं? देश में 70 के करीब एयरपोर्ट होते थे, आज 150 के करीब एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। सारे मुद्दे गिनाने के लिए हमारे पास भी बहुत हैं, पर जो आज की चर्चा का विषय है वो राजस्थान के संदर्भ में है। और राजस्थान के सदन पटल पर आप कल हमें किन मुद्दों पर घेरने वाले हैं, कौन सी चुनौती देने वाले हैं, आपने कौन से तीर मारे थे? आपके आरएस की परीक्षा का फैसला हुआ आज के कैबिनेट में कि जिस प्रकार रीट में चीट और पेपर घोटाले आपने किए थे, हमने उसकी तारीख को आगे बढ़ाया। आपके प्लेटफॉर्म को हम क्लीन अप करना चाहते हैं। हमने मीसा बंदियों की पेंशन को वापस चालू किया है, और आपके इंदिरा रसोई का हमने केवल नाम बदला है, उसमें फूड बढ़ाया है। इसलिए आप इस सारी बातों पर जो हमसे चर्चा कर रहे हैं उसमें यह बताइए कि इन 30 दिनों में हमने वो काम नहीं किया जिस पर आपको आपत्ति है। ठीक है, बताइए प्रतीक जी। देखिए पॉइंट अच्छे गिनाए उन्होंने कि भैया हम तो सब कुछ कर तो रहे हैं ना। चलिए एक बात तो इन्होंने मान ली कि हमारी एक योजना का नाम बदल दिया इन्होंने, ठीक है, ये बात तो मान ली। चलिए, बड़ा आपने नाम बदला था, हमने उसको वापस किया है। अब मैं इनकी दूसरी बातों का जवाब दे देता हूं। ये कह रहे हैं कि हमने वंदे भारत ट्रेन चला दी। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रेन चलती है वो चलती है 16 डिब्बों के साथ में, और ये वंदे भारत चला रहे हैं 8 डिब्बों के साथ में। आधी ट्रेन कर दी, उसकी स्पीड 10 की बढ़ाई है, उसके बाद में उसका किराया डबल कर दिया, और वाहवाही लूट रहे हैं। नहीं तो सुविधा चाहिए आपको। अब देखिए, आप तो यही बात हो गई कि भैया ट्रेन नहीं चलाते, हम प्लेन चला लेते हैं, लेकिन 3500 रुपए नहीं देंगे, हम उसका किराया 2000 रुपए देंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? अब जब सुविधा आपको चाहिए, सुविधा सरकार दे रही है ना, तो उसका किराया ना, आप तो ट्रेन चला रहे हो। नहीं, सुविधा चाहिए।
मेरे को एक बात बताइए, सुविधा चाहिए तो 16 ट्रेन की चलाओगे ना? तो उसके लिए और ट्रेनें चल रही है ना सर। इंजन के साथ एक डिब्बा लगा अब दीजिए, कल को बोले आप हम तो 50,000 रुपए लेंगे। कल को आप फिर आप ये कहेंगे कि भैया राम मंदिर पे इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है ट्रस्ट। अब ये पैसा तो किसी और को भी दिया जा सकता था, लोक कल्याण के लिए लगाया जा सकता इसमें भी था। राम प्रद्युमन जी इसमें भी राम मंदिर, अगर राम मंदिर की बात ले आएंगे तो फिर तो देखो देखिए सारा डिस्कशन ही खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो आपने बताया अभी कि भैया जो ट्रेन, अब देखिए सरकार एक योजना लेकर आती है, ट्रेन चलाती है, अब ट्रेन ना चलाए तो दिक्कत, चलाए तो दिक्कत। सारे एंकर्स को आजकल एग्जाम्पल राम मंदिर का ही पता है। नहीं 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 नहीं, नाम आते ही डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो इसलिए दिया जा रहा है ना क्योंकि आप लोगों को राम मंदिर में सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जब कोई भी सरकार काम करती है तो मेरा कहने का मतलब तो आप समझ नहीं पाए ना, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर सरकार चलाए तो दिक्कत आती है, ना चलाए तो दिक्कत आती है। सवाल तो यही है ना प्रद्युमन जी, हमें सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप गिनाते ही नहीं अच्छा काम। नाम बदला, अगर हमारी योजना चलाएगी तो हम तो उसका वेलकम करेंगे। अब इन्होंने एम्स की बात करी थी पिछले दिनों, अमित शाह ने खड़े होकर के बोला कि मदुरई में एम्स बन गया, एडमिशन चालू हो गए। वो अगले दिन जब सांसद जी वहां पहुंचे तो दीवार भी नहीं बनी थी वहां पे, खबर देख लीजिएगा जाकर के। ये एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर सारे एयरपोर्ट जिनका नाम गिना रहे वो चल रहे हो, एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट कर दिया, आपके जहां पे हेलीकॉप्टर के पैड है वहां पे इन्होंने एयरपोर्ट कर दिया। कौन सा एयरपोर्ट बन गया? जेवर का एयरपोर्ट बनाने की घोषणा करी थी 7 साल पहले, बन गया क्या ये जेवर का एयरपोर्ट? आप तो नोएडा बैठे ना, बता दीजिए। कृष्ण जी, अब आपने जो एम्स का गिनाया, एयरपोर्ट का गिनाया, अब उसको भी प्रतीक जी मान नहीं रहे हैं कि भले काम चल रहा हो नहीं चल रहा हो, लेकिन भैया पूरा हमको चाहिए बना हुआ। देखो प्रद्युमन जी, कांग्रेस ने देश पूरा बनाया है और बाकी जो विपक्ष की सरकारें आए हैं उन्होंने उसको चलाया है, फिर भी जनता ने कांग्रेस को ठुकराया है। सही बात है। इस सारे विषयों पर कांग्रेस आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है, परिणाम दूसरों से चाहिए, खुद कुछ नहीं करने को तैयार है। जनता समझ रही है, इसलिए प्रवक्ताओं को समझाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ प्रतीक जी बोलिए। प्रद्युमन जी, जब क्या है कि बातें खत्म हो जाती है, गिनाने के लिए तर्क खत्म हो जाते हैं तो फिर यही बातें बोली जाती है। अरे नहीं, देखिए प्रतीक जी, उन्होंने बात बड़ी मजेदार बोली है। अब आप समझिए ना, इस बात को समझिए ना, आप बात तो समझिए। वो यही तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने देश बनाया, विपक्ष ने देश चलाया जब बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई थी, और अब स्थिति यह बनी हुई है कि आप लोग सब जगह से धीमे धीमे करके खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने इतना बेहतर किया और बीजेपी इतना ही बुरा कर रही है, आपकी भाषा में बीजेपी अगर कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं चला रही है, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो फिर जनता बार बार चुन क्यों रही है? अब वोट परसेंट में मत जाइएगा आप। अब आप लोग तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में थे ना, आप लोग की जगह बीजेपी आ गई। नहीं, मैं वोट परसेंटेज पे बात ही नहीं करूंगा। चलिए मैं अब आपकी बात पे बात कर लेता हूं। इस देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए, और 60 साल में जनता ने बार बार वोट दे करके कांग्रेस पार्टी को जिताया। इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ भी बना ली, क्या हुआ उसका हाल? उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने जनता पार्टी बना ली, उसका क्या हाल हुआ? और उसके बाद में बीजेपी बनाने के बाद भी 2014 तक इनका क्या हाल था? तो इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देख होता है क्या। 2024 का चुनाव सर पे है और पता लग जाएगा जनता। और इन्होंने सारे काम किए थे इतने सारे, तो राम जी के पीछे छुपने की जरूरत क्या पड़ती? क्योंकि इनको पता लग गया कि काम हुआ नहीं है, अब राम जी का ही सहारा है, और राम जी उसी के साथ होते हैं जो सत्य के साथ है। तो राम जी इनको खुद ही बता देंगे कि सत्य किसने बोला है, और 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, कृष्ण कुमार जी बताइए, भगवान श्री राम किसके साथ है? देखो प्रद्युमन जी, राम का नाम आते ही कांग्रेस को डर लगता है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने वाली पार्टी हमें राम पर उपदेश दे रही है। कम से कम सोमनाथ से लेकर राम मंदिर तक की यात्रा में कांग्रेस जो है कटघरे में खड़ी है, बहुसंख्यक को छोड़कर अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और फिर जबकि जनादेश इनके खिलाफ जा रहा है, समझ नहीं रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए नहीं, परिवार तंत्र के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रतीक जी बोलिए। और इसलिए मैं आपसे इतना ही, प्रद्युमन जी से आप तो इतना ही पूछ लीजिए कि इनके पार्टी के निर्णय परिवार करता है या लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं? नहीं, उसका एग्जांपल दे देंगे कि भैया अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे बना दिए ना उन्होंने। प्रद्युमन जी नहीं, मैं सारी बात का जवाब दूंगा। मैं इनकी तरह सवालों से भागता नहीं हूं। राम मंदिर का जो आंदोलन है वो लगभग 500 सालों से चल रहा है।
500 सालों के उसके अंदर कोर्ट कचहरी हुई, सारी चीजें हुई। 49 के अंदर हमारी सरकार के समय वहां पे रामलला जी वहां पर आए, रामलला विराजमान का कोर्ट केस चला, निर्मोही अखाड़े ने ले लिया। और बीच मैंने आपको जैसे बताया कि 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई तो ये कोई मंदिर बनाने का इनका प्रस्ताव था क्या? नहीं था। उसके बाद में जब इन्होंने जनता अपने जनसंघ खत्म किया और जनता पार्टी बनाई, तब भी इनका राम मंदिर बनाने का या राम मंदिर के कोई आंदोलन के अंदर जुड़े हुए थे क्या? नहीं थे। और जब 89 में जब राजीव गांधी जी ने वहां शिला पूजन करवा दिया, तब इनको लगा कि अब तो राम के नाम पर ही हमारा वोट मिल सकता है हमको। तब इन्होंने 89 के अंदर अपने अधिवेशन के अंदर लेकर के आए कि हम राम जी के जो पूरा आंदोलन चलाए उसके साथ जुड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जब 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं इट वॉज अनफॉर्चुनेट। अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे ये, और हम चाहते थे कि मस्जिद नहीं ढहाई जाए। ये आर्काइव में आप देख लीजिएगा जाकर के। अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी बोल रहे थे कि हम तो बड़े दुखी हुए कि किसने मस्जिद गिरा दी बताइए। एकमात्र नेता सिर्फ जो थे जिन्होंने बोला कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं वो थे बाला साहब ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट बोले जाते थे। वो किसके साथ हैं आज? क्योंकि ये हिंदुओं के नाम पे नकली हिंदू है, ये हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं, इसलिए वो आज इनके साथ नहीं है। वो शिवसेना आज कांग्रेस पार्टी के साथ आकर के खड़ी हुई है। तो ये राम जी के नाम पे सिर्फ झूठ बोलते हैं, वोट लेते हैं। और राम सौम्य है, सत्य के साथ है, सत्य के साथ रहेंगे हमेशा। नहीं तो अगर राम के नाम पर झूठे वोट ले रहे हैं तो जनता दे क्यों रही है? या तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है? ये तो हो नहीं सकता। प्रद्युमन जी, आप बार बार उसी बात को वहीं घुमा करके ले आते हैं। मैं कह रहा हूं आपकी बात सत्य करता हूं। 10 साल से इनको वोट दे रहे हैं, 2 साल से, तो जनता ने 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को भी तो वोट दिया है। अब ये बात मानिए ना, मान रहे हैं कि 60 साल तक इनको नकारा है। इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नकारा, इनके अटल बिहारी वाजपेयी को नकारा, इनके लाल कृष्ण आडवाणी को नकारा, और इनके बाकी जितने नेता हुए उनको जनता ने नकारा। ये बात भी मानिए, ये बात मानते हैं ना आप? कृष्ण जी, अब देखिए ना, बात घूम फिर के वही आ रही है। मेरे सवाल का जवाब वो यही दे रहे हैं कि भैया 60 साल हम लोगों ने भी तो किया। अब भली जनता हमको नकार रही, लेकिन पहले 60 साल तो हम रहे हैं ना, अब आप रह लीजिए। निश्चित रूप से भाजपा की जब उपस्थिति नहीं थी, अनुपस्थिति थी, भाजपा राजनीति के स्क्रीन पर नहीं थी, तो इनकी उपस्थिति थी। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। प्रसाद मुखर्जी कहां थे? बोल रहे स्क्रीन पे नहीं थे। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बच्चा 18 साल में बालिग होता है। जनता पार्टी जब बनी, आप सत्ता से बाहर हुए थे। लोकतंत्र का आपातकालीन गला आपने घोटा था। प्रद्युमन जी, इनको हिस्ट्री पढ़ाइए, मैं हिस्ट्री बता देता हूं। 1942 के अंदर ये है ना, जिन्ना की पार्टी के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुख्यमंत्री बने हुए थे बंगाल के अंदर, और ये बोल रहे कि पैदा हुए थे। अरे भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब से राजनीति कर रहे हैं? उन्होंने जनसंघ बनाई थी, उन्हीं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पूरी बात सुन लीजिए, नेता तो वही थे। कहना क्या चाह रहे हैं? अपनी पार्टी खत्म करके दूसरी पार्टी पूरी बना बात लेते सुन हैं। लीजिए उनकी। कृष्ण जी, एक बार अपनी पूरी बात कीजिए आप। देखो प्रद्युमन जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज भी राम को पहले तो नकारती है, फिर राम मंदिर के शिलान्यास के निमंत्रण को ठुकराती है, और जब जरूरत होती है नकारा ये बता दीजिए। चलिए, कोर्ट में एफिडेविट दिया है, राम के वजूद को नकारा है, काल्पनिक बताया है। मैं आपको अभी इसी टीवी चैनल पे सुनिए प्रद्युमन जी, इसी टीवी चैनल के अंदर वो एफिडेविट दिखाता हूं जिस एफिडेविट की ये बात करते हैं। मुझे पता है कि ये बीजेपी के जो नेता हैं वो झूठ बोलते हैं। मैं आपको अभी इसी चैनल पे दिखाता हूं। कांग्रेस की सच्चाई सुना। ये देखिए, ये मेरा, अगर आप देख सके तो वाजपेयी सरकार ने राम सेतु को तोड़ने की परियोजना की मंजूरी दी थी 2004 के अंदर, और उसके लिए 3500 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे। अब उसके बाद में ये बोलते हैं कि राम सेतु पे, ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट है, राम सेतु पे अटल और आडवाणी माफी मांगे, ये उमा भारती कह रही है, क्योंकि राम सेतु तोड़ने का जो प्रोजेक्ट था वो अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे। अब जिस एफिडेविट की ये बात करते हैं, वो एफिडेविट ना तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था और ना सरकार ने दिया था, वो एएसआई ने दिया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसने ये कहा था कि राम सेतु जो है इसके मानव निर्मित होने के कोई तथ्य नहीं है,
और इस मामले पर एएसआई के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और यही की यही अभी जितेंद्र सिंह जो इनके मंत्री हैं राज्यसभा में बोला है कि राम सेतु के होने के कोई मानव निर्मित तथ्य नहीं है, और ये बोल रहे हैं हमने एफिडेविट, वो एफिडेविट दिखा दें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, या तो ये राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूं अगर ऐसा कोई एफिडेविट दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी ने राम जी का अस्तित्व को नकारा था। चैलेंज है मेरा ये। जी प्रद्युमन जी, कांग्रेस का कथनी और करनी का आचरण का अंतर यहां स्पष्ट होने लगा है। प्रवक्ताओं की बात और नेताओं का आचरण अंतर बताने लगा है। मैं तो इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे एफिडेविट दिखा दीजिए, चैलेंज है मेरा ये। जिस एएसआई के हवाले से बात कह रहे हैं वो एएसआई राम मंदिर को राम मंदिर बोलती है और ये उसे बाबरी मस्जिद बोलते हैं। नहीं, हमने तो बोला ही नहीं कभी बाबरी मस्जिद। फिर ये झूठ बोल रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ा, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ आप बोल रहे हैं। डिबेट में बैक जाकर देखिए, आपने मस्जिद बोला। हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बाबरी मस्जिद जो ढाई गई है वो इट वॉज अनफॉर्चुनेट। मैंने नहीं कहा ये कभी भी। अटल जी का वीडियो सुन लीजिएगा घर जाकर, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपको। चलो, कुल मिलाकर के अटल जी के बहाने से ये इस शब्द को शब्द नृत्य कराना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के नृत्य से नहीं, हकीकत में आचरण से जनता संतुष्ट होती है। और कांग्रेस ने तब से लेकर अब तक जिस प्रकार का आचरण किया है वो जनादेश से परिलक्षित होता है कि जनता इनसे दूर हो रही है, हमसे जुड़ रही है, और यही लोकतंत्र का तकाजा है। जनता की भावना को हम समझ रहे हैं और ये अपनी नासमझी पर अड़िग हैं। कल के सदन में भी इसी प्रकार का आचरण करें, हम यही चाहते हैं। लॉर्ड फिर के सदन की कार्रवाई पर ही आ जाते हैं ना। आप देखिए ना, फिर तो हिस्ट्री की बहुत पुरानी बातें आपने रख दी यहाँ पे। इन्होंने जो बोला ये एफिडेविट दिखा करके जाए आज चैनल, ये चैनल पे वो एफिडेविट दिखा करके जाएं। ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ये एफिडेविट दिखा करके जाएं। ऐसा कोई एफिडेविट था तो ठीक है कृष्ण, बताइए। एफिडेविट ये झूठी बातें नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आपके चैनल पे कोई झूठे बातें होती हैं। जो मीडिया डिबेट्स के विषय रहे हैं, जो सारे देश भर में प्रचलित रहे हैं, जो कोर्ट के तर्क वितर्क में सम्मिलित रहे हैं, उन पर ये मुझसे एफिडेविट देखना चाहते हैं। दिखा दीजिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, दिखा दीजिए ना वो एफिडेविट। अगर आज की डिबेट का ये विषय होता तो मैं वो शपथ पत्र की कॉपी भी लेकर आता। ठीक है ना, अब दिखा देंगे आपको प्रदीप जी। अब देखिए विषय दूसरा था, विषय दूसरा घूम गया। आज की डिबेट के विषय में इसकी चर्चा पर आप तो मुझे इतना बता दीजिए, कांग्रेस राम को मानती है क्या? अरे ये क्या बात कर रहे हैं? मैं रघुवंशी राजपूत हूं, राम का वंशज हूं मैं। ये क्या बात कर रहे हैं नकली हिंदू? मैं हूं राम जी का वंशज, ये राम की बातें कर रहे हैं, बोले राम को मानते हैं क्या? अच्छा, आपने प्रमाण दे दिया मुझे नकली हिंदू है ये। मैंने ये बोला, आप एफिडेविट दिखा दीजिए। वो एफिडेविट नहीं बता रहे हैं, बताइए। प्रद्युमन जी राम के वंशज हैं और कांग्रेस में है, इससे बड़ा अफसोस हो नहीं सकता। तो है क्योंकि राम सत्य के साथ है, राम सत्य के साथ है तभी तो है। हम नकली हिंदू थोड़ी हैं। तो फिर राम मंदिर का जो न्योता आ रहा है तो फिर आप क्यों ठुकरा रहे हैं उसको? चलो ये डिबेट का विषय नकली हिंदू और असली हिंदू बना दिया है, लेकिन असली हिंदू और नकली हिंदू का अंतर भी बता दें कि कांग्रेस कोट पर जनेऊ पहनकर हिंदू बनती है, भाजपा नहीं। नाम पे वोट मांगे। नकली हिंदू का मतलब यह है जो राम के नाम पे वोट मांगे, क्योंकि राम हमेशा सत्य के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ में, गुस्से के साथ राम नहीं है, असत्य के साथ राम नहीं है। इसलिए 2023-2024 निर्माण हो गया। बीजेपी सबसे ज्यादा बीजेपी नाम ले गुस्सा करती है, बताइए। और हमको बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, असत्य के साथ ये रहते हैं, राम के नाम पे वोट ये मांगते हैं। प्रतीक जी एक चीज बताइए ना, जब जीवन की शुरुआत होती समझ में आ गया होगा और मरने तक भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, हर चीज में राम है ये कहा जाता है, कड़ कड़ में राम है ये कहा जाता है। अगर राम का नाम का जाप भी वो कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, राम का जाप करिए। मैं तो कह रहा हूं राम के नाम का जाप करना चाहिए। मैं इसमें कोई बुराई मान ही नहीं रहा, ना कांग्रेस पार्टी मान रही है। हम ये कह रहे हैं कि राम के नाम का राजनीतिकरण मत कीजिए, क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी यही बोला है कि अधूरे मंदिर के अंदर कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। या तो शंकराचार्य जी गलत कह रहे हैं, ये मेरे को कृष्ण कुमार जी बता जाएं, क्योंकि शंकराचार्य जो हैं वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु, परम पूज्य, सम्माननीय हैं हमारे। वो गलत तो नहीं कह सकते, मेरे को तो नहीं लगता कि वो गलत कह सकते हैं। शंकराचार्य 4 हैं, एक नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि जो 2 ने लेटर लिखा है ना, उस लेटर में ये लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए।
उसमें यह नहीं लिखा कि शास्त्रों के खिलाफ हो रहा है, होना चाहिए, बता दीजिए। और चारों शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे बता दीजिए ये। ठीक है कृष्ण जी, आप बताइए। विधि सम्मत करिए, राजनीति को इन्वॉल्व मत करिए, बहुत अच्छी बात है, करिए। देखो, हम भी जाएंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस देश के 140 करोड़ लोगों से ये बोलता हूं कि जाइए, राम जी का दर्शन करिए और याद रखिए कि ये बीजेपी ने इनका राजनीतिकरण किया है, और या प्रण लेकर के आइए वहां से कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ठीक है, अब राम मंदिर से बीजेपी निकलते को हैं। आप देखिए राजनीति करने का मौका क्यों देती है? कांग्रेस को निमंत्रण मिला, चला जाए। ठीक है कृष्ण जी, और उसमें शामिल हुआ जाए, अकेले बीजेपी को राम के। हाँ अब कृष्ण जी, अब हाँ, देखिए प्रद्युमन समय जी। थोड़ा कम बचा हुआ है, अब चर्चा को एक बार फिर से मोड़ देते हैं। अब कल सत्र की शुरुआत हो रही है, अब विपक्ष लगातार घेरने के लिए तैयार है। अब मुझे लगता है कि सत्र में प्रतीक जी को जरूर जाना चाहिए। प्रतीक जी, आप जिस तरीके से बात रखते हैं ना, कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही है कि एक अब अदरवाइज मत लीजिएगा, कांग्रेस की बौखलाहट जरूर दिखती है। कांग्रेस की बौखलाहट पता नहीं आपको दिख रही है, लेकिन अगर हम सत्य की बात उठाएं तो कांग्रेस की बौखलाहट है। अगर हम इनकी बातों, आपकी बातों के अंदर अगर बातों में आ जाएं तो आपको बौखलाहट नहीं दिखेगी। नहीं नहीं, चलिए आप मेरी बता बातों से दीजिए कोई कि फर्क नहीं पड़ेगा ना कैसे कृष्ण बात जी। की जाए जब अब देखिए बौखलाहट सत्र की नहीं कल से दिखेगी? शुरुआत हो रही है, विपक्ष लगातार आपको घेरेगा। अगर जी। उपलब्धियों की बात करते हैं, 450 रुपए में सिलेंडर की बात हुई है, तमाम वादे हुए हैं, तमाम दावे हुए हैं। पहले एक बार प्रतिक्रिया आपकी उस पर ले लेता हूं। देखो, कुल मिलाकर के जितने वायदे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज की घोषणा दे दी है। और उस पर जब हम चलेंगे तो सारे वायदे पूरे होंगे, और मोदी जी का संरक्षण और भजन लाल जी के प्रयास मिलकर राजस्थान को 180 दिन में विकास की पटरी पर पूरी जनता दौड़ते हुए देखेगी। ठीक है, अब प्रतीक जी देखिए ना, अब तमाम वादे हुए हैं, तमाम दावे हुए हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अब थोड़ी उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, सरकार बनी है, थोड़ा समय जरूर लेगी। प्रद्युमन जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि 450 रुपए के सिलेंडर का वादा तो हुआ, लेकिन मेरे को एक पर्ची दिखा दीजिए जिसको 450 रुपए के अंदर सिलेंडर मिला हो। एक व्यक्ति जिनको पिछली बार मिल रहे थे, उनसे मेरी कईयों से फोन पे बात हुई है। उनको वो बोल रहे हैं कि भैया हमको उतने में मिल रहा है, अभी भी बहुत महंगा, अभी तक सब्सिडी आई नहीं है हमारे अकाउंट के अंदर। तो एक व्यक्ति बता दीजिए जिनके अकाउंट में सब्सिडी चली गई हो। दूसरी बात, जो वादे किए थे 180 दिन, ये मान रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि 180 दिन लगेंगे पेट्रोल डीजल सस्ते होने में। ये मान रहे हैं कि बलात्कार कम करने के अंदर, रोकने के अंदर, कानून व्यवस्था को अच्छा करने के लिए इनको 180 दिन लगेंगे, मतलब 6 महीने। ये मान रहे हैं कि ईआरसीपी बनेगी या नहीं बनेगी, इसके ऊपर डिसीजन लेने में इनको 6 महीने लगेंगे। और बाकी सारी बातें भी उसको करने के अंदर इनको 6 महीने लगे हैं। तो भाई सरकार का 6 महीने के बाद में काम करने के लिए थोड़ी चुनी गई है। मोदी जी तो बोल के गए थे कि अगले दिन से ही काम होंगे। चलो ठीक है, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। कृष्ण कुमार जानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ प्रतीक सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, तमाम बातें यहां पर रखने के लिए। तो फिलहाल कल से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष यहां पर रणनीति अपनी बना रहा है सरकार को घेरने के लिए। सरकार अपनी उपलब्धियों को यहां पर रखती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि कल के सत्र में क्या कुछ खास रहता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।